ओके, समझ में आया? तो मैं ऐसा बोल रहा हूं कि सारे के सारे जो सरफेसेस है ये ऑब्जेक्ट के, वो सारे सेम हाइट पे है। फिर तुम सोचोगे सर कहाँ है सेम हाइट पे, ये कम हाइट पर है, ये उससे ज्यादा हाइट पर है, इसकी कंपेयर में ये भी ज्यादा हाइट पर है। हाँ, मान सकते हैं अगर ऐसा ऑब्जेक्ट होगा तो, लेकिन ऐसा ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं। ऑब्जेक्ट तो कितना है, इतना छोटा सा है, इतना छोटा सा। तो अगर इतना छोटा सा है तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये सारी की सारी सरफेसेस सेम हाइट पर ही है। अंडरस्टूड? पक्का समझ में आ रहा है? इट्स लाइक कि ये पूरी की पूरी अर्थ है और हम यहाँ पर है। तो अब हम यहाँ पर है तो मैं बोलूंगा कि नहीं, ये तो हमने सेकंड फ्लोर पे वो ड्रॉ किया, तुम बोलो फर्स्ट फ्लोर पे हम है वो ड्रॉ करो, तो सर तो वो भी वहीं आएगा भाई। ये फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, ये 10 फीट की हाइट अर्थ की कंपैरिजन में तो कुछ है ही नहीं। समझ में आया? ये कई स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता कि सर सेम हाइट पे तो है ही नहीं। तो सेम हाइट पे कब है, जब ये ऐसा एकदम छोटा सा जूम आउट है तब। ये समझने के लिए हम जूम इन कर रहे हैं। अंडरस्टूड? पक्का? ओके, चलो। सो प्रूफ ऑफ पास्कल्स लॉ, ABC and DEF is an element of the interior of the fluid at rest। तो ये जो फ्लूइड है वो रेस्ट पर है, फ्लूइड रेस्ट पर है, ऑब्जेक्ट भी रेस्ट पर है। दैट मीन्स व्हाट, कि जितने भी फोर्स लग रहे हैं वो सारे के सारे फोर्सेस क्या है, इक्विलिब्रियम पर है। अगर फोर्स, जैसे हम NLM में फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते थे, तो मोशन में कब होता था ऑब्जेक्ट, जब द नेट फोर्स इज नॉट जीरो। अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। अंडरस्टूड? तो यहां पर हमें बुला ही गया है कि फ्लूइड भी रेस्ट पे है और ऑब्जेक्ट भी रेस्ट पे है। दैट मीन्स व्हाट, कि जो नेट फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स वो क्या है, जीरो। मतलब ऐसा समझो कि 5 फोर्स लग रहे होंगे राइट हैंड साइड और 1 फोर्स लग रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड, बट ये 1 जो लेफ्ट हैंड साइड से लग रहा है दैट इज इक्वल टू दी ये जो 5 राइट हैंड साइड में लग रहे हैं वो। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? एक एक सेंटेंस अच्छे से सुनना तब समझ में आएगा। ओके, चलो। सो ये बता दिया गया है हमें कि रेस्ट पे है। दिस एलिमेंट इज इन द फॉर्म ऑफ राइट एंगल्ड प्रिज्म। द एलिमेंट इज स्मॉल सो दैट इफेक्ट, ये रहा, ये जो मैंने सेंटेंस अभी समझा है ना, तो ये फिगर में गिवन है, देखो ये सेंटेंस। द एलिमेंट इज स्मॉल सो दैट द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी कैन बी इग्नोर्ड। मतलब यहाँ पर जो ग्रेविटी होगी वही यहाँ पर होगी, वही यहाँ पर होगी, सब जगह सेम ही होगी। क्यों? क्योंकि एलिमेंट बहुत ज्यादा छोटा है। ओके, यहाँ अगर देखें तो हम पता है, हाँ भाई, ग्रेविटी सारे पॉइंट पे, इसके सारे पॉइंट पे ग्रेविटी क्या लेंगे हम, सेम लेंगे। बट इट हैज बीन एनलार्ज्ड फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी। तो क्लैरिटी के लिए इसको एनलार्ज किया गया है। ये सेंटेंस फिगर में गिवन है, थियरी में गिवन होना चाहिए था, तो कंफ्यूज मत होना, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। अंडरस्टूड? ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं। तो फिगर शोज एन एलिमेंट इन द इंटीरियर ऑफ अ फ्लूइड एट रेस्ट। दिस एलिमेंट ABC and DEF in the form of right angle triangle prism. In principle, this prismatic element is very small so that every part of it can be considered at the same depth from the liquid surface, and therefore the effect of the gravity is same at all these points. तो जो यहाँ लिखा है वो वापस थियरम में भी लिखा है, and a very important sentence है। Understood? समझ में आ गया? ओके, चलो। So, but for the clarity we have enlarged this element, okay? The forces on this element are those exerted by the rest of the fluid, and they must be normal to the surface of the element as discussed above. मतलब जैसे हमने बोला ही था, प्रेशर वाला ही जब हमने थियरम डिस्कस किया या कंसेप्ट डिस्कस किया, तो प्रेशर के कंसेप्ट में ही गिवन है कि फोर्स पर यूनिट एरिया, तो हम फोर्स कौन सा गिन रहे हैं, दैट इज द परपेंडिकुलर फोर्स। क्यों? क्योंकि जो परपेंडिकुलर ना हो, मतलब ये हमारा, ये क्या हो रहा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हम यही फोर्स कैलकुलेट करेंगे जो परपेंडिकुलर नॉर्मल लग रहा है। क्यों? क्योंकि जो ऐसे लग रहा है वो तो फिर वापस डिवाइड हो जाएगा, एक फोर्स ऐसे और एक फोर्स ऐसे, वेक्टर फॉर्म जैसे हम डिवाइड करते थे, तो ऐसे हो जाएगा। तो फिर अपर और लोअर वाले तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। दैट्स व्हाई इट इज एट रेस्ट। ओके, तो जो सारे फोर्स हम कह सकते हैं कि सारे फोर्स कैसे लग रहे हैं, नॉर्मली लग रहे हैं। क्योंकि जो नॉर्मल नहीं लग रहा उसको भी हम नॉर्मल में डिवाइड कर देंगे। सपोज ये फोर्स आया, तो ये फोर्स तो इंक्लाइन लग रहा है, तो ये इंक्लाइन लग रहा है, तो इसको भी हमने नॉर्मल कर दिया कि एक ऐसे और एक ऐसे, लाइक अंडरस्टूड? दैट वी हैव डिस्कस्ड। तो सारे फोर्स नॉर्मली लग रहे हैं। ओके, नाउ द फ्लूइड एक्सर्ट्स प्रेशर PA, PB and PC, okay, on this element of an area corresponding to the normal forces FA, FB and FC shown in the figure। तो अब क्या बोल रहे हैं कि प्रेशर लग रहा है
पी ए, पी बी एंड पी सी। ओके, जो यहाँ पर प्रेशर लग रहा है और डायरेक्टली यहाँ पर प्रेशर गिवन है, सो ये जो प्रेशर लग रहा है वो डायरेक्टली बता दिया है। कैसे बता दिया है कि देखो हमारी कौन कौन सी सर्फेसिस है, ए बी सी एंड डी ई एफ ऐसी है। तो हमारी एक सरफेस है जिसका नाम मैं तुम्हें बताता हूँ, से तुम थियरी भी वैसे लिख सकते हो, से बी सी एफ ई, ये नीचे वाली सरफेस समझ में आ गई, बी सी एफ ई। तो बी सी एफ ई पे जो फोर्स लग रहा है दैट इज द फोर्स एफ ए, उसको मैंने नाम दे दिया सरफेस ए। तो बी सी, लिखना हो तो लिख लो, सो से बी सी एफ ई पे फोर्स लग रहा है जिसका मैंने नाम क्या दे दिया, एफ ए। ओके, फिर ए सी एफ डी, ओके, ए सी एफ डी पे जो फोर्स लग रहा है उसको मैंने नाम क्या दे दिया, एफ बी। और दूसरा है ए बी ई डी, ओके, ए बी ई डी, उस पे जो फोर्स लग रहा है उसको मैंने नाम क्या दे दिया, एफ सी। मतलब दिस इज माय प्लेन ए तो एफ ए, फिर प्लेन बी तो एफ बी और प्लेन सी तो एफ सी, राइट। ओके, तो ये फोर्स हमारे लग गए। अब ऐसा बोल रहे हैं कि यहीं पे जो फोर्स लग रहे हैं वही क्या है, प्रेशर है, मतलब पी ए पी बी पी सी। ओके, मतलब प्रेशर क्या होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो पर्टिकुलरली इतना एरिया, दिस इज द एरिया एंड दिस इज द फोर्स, तो फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड व्हाट, प्रेशर। तो पी ए पी बी पी सी, मतलब यहीं पे ऐसे ही बोल रहे हैं, thus the fluid exerts pressure PA, PB, PC on these element area corresponding to the normal forces of FA, FB and FC। मतलब कि ये जो FA ऐसे लग रहा है ऊपर, उसके नॉर्मल वाला प्लेन, तो नॉर्मल वाला ऐसा ही प्लेन था, राइट, जो हमारी फिगर है उसमें वैसे ही सारे नॉर्मल फोर्सेस लग रहे हैं। एंड ऑन दी फेसिस, देखो इन्होंने बाद में लिखा है तो हमने पहले ही लिख दिया है। ओके, तो वही चीज है। अब और दूसरा बोल रहे हैं कि एरिया भी होगा, तो एरिया कौन सा है, ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली। तो हमारा एरिया क्या होगा, ये हमारा एफ ए है तो वही टाइम पे एरिया क्या हो जाएगा, ए। ओके, ये एफ बी है तो वही टाइम का ये जो एरिया है, मतलब एरिया ऑफ ए सी एफ डी का एरिया क्या हो जाएगा, ए बी, और इसका क्या हो जाएगा, ए सी। डन। तो क्या बोल रहे हैं कि ये एफ ए बाई ए, एफ बी बाई ए बी, एफ सी बाई ए सी, दैट इज व्हाट, दैट इज इक्वल्स टू पी ए पी बी एंड पी सी। वो तो हमें पता ही है कि भाई फोर्स पर यूनिट एरिया एफ ए डिवाइडेड बाई ए दैट इज इक्वल्स टू पी ए, एज सिंपल एज दैट। Then say FB divided by AB is equals to what, PB, and FC divided by AC is equals to what, PC। तो ये तो हमें पता ही है। अब आगे पढ़ते हैं हम। So हाँ, so now respectively then FB sin theta is equals to FC equilibrium से, देखो ये कैसे लिखा मैं तुम्हें डायरेक्टली बताता हूँ। सो कहाँ गई फिगर, ये रही। ओके, सो देखो जैसे हमारा एफ ए है, ओके, अब जैसे हमने बोला कि रेस्ट पे है मतलब क्या, सारे फोर्सेस है, नेट फोर्सेस विल बी जीरो, रेस्ट पे है मतलब नेट एक्सटर्नल फोर्स विल बी जीरो। ऐसा समझो, नीचे वाला फोर्स ज्यादा है और ऊपर वाला फोर्स कम है तो नेट ऑब्जेक्ट कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ऊपर वाला फोर्स ज्यादा है और नीचे वाला फोर्स कम है तो ऑब्जेक्ट कहाँ चला जाएगा, नीचे। और राइट वाला ज्यादा है और लेफ्ट वाला कम है तो ऑब्जेक्ट राइट में चला जाएगा। लेफ्ट वाला ज्यादा है और राइट वाला कम है तो ऑब्जेक्ट लेफ्ट में चला जाएगा। बट कहीं नहीं जा रहा है, वो एक ही जगह रह रहा है। दैट मीन्स के सारे फोर्सेस क्या है, इक्वल है। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जितना ये ऊपर की साइड वाला फोर्स है दैट इज से एफ ए, उतना ही नीचे की साइड वाला फोर्स होगा, ऐसा मैं बोल सकता हूं। अब नीचे की साइड वाला फोर्स तो दिख नहीं रहा है लेकिन होता है। ओके, बूझ जैसा है ये, तो ये दिख नहीं रहा है मतलब ऐसा फोर्स है, तो इसको मैं कन्वर्ट कर दे रहा हूं टू फोर्स में, वेक्टर फॉर्म में। सो एक हो गया ये और एक हो गया ये। डन। तो ये एफ बी था मेरा, ओके, और इसको मैंने सपोज ले लिया है थीटा, इसको मैंने थीटा ले लिया, तो ये फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ बी कॉस थीटा। डन। और इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, एफ बी साइन थीटा, क्योंकि जहां एंगल है वहां पे कॉस थीटा। समझ में आ गया। तो ये जो ऊपर वाला था वो एफ ए है, तो अब नीचे वाला कौन सा हो जाएगा, एफ बी कॉस थीटा। समझ में आया, पक्का। क्या किया मैंने, ये वेक्टर फॉर्म में है, इंक्लाइंड है तो उसके दो कंपोनेंट निकाल दिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं किया। ये तो हमने वेक्टर्स में भी किया है। तो
तो एफ ए की वैल्यू आ जाएगी क्या, एफ बी कॉस थीटा। ओके, फिर जितना राइट हैंड साइड में उतना ही लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये साइड जा रहा है कितना, एफ सी, तो ये साइड कितना आ रहा है, तो ये देखो ये आ रहा है एफ बी साइन। डन, समझ में आया पक्का? ओके, अब एरिया अगर कंसीडर करें तो एरिया कौन सा होता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। मतलब ये जो हमारा प्लेन है तो हमारा एरिया वेक्टर कैसे, ये तो समझ में आ गया राइट। ये दो हमारे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, उसको याद रखने हैं। एफ ए इज इक्वल्स टू एफ बी कॉस थीटा, एफ ए इज इक्वल्स टू से एफ बी कॉस थीटा एंड एफ सी इज इक्वल्स टू एफ बी साइन थीटा। पीछे कैसे जाएगा, इतना ही है। So FB sin theta, FC is equals to FB sin theta। अब ये जो एरिया है, एरिया तो एरिया वेक्टर कैसे है, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगा, तो ये प्लेन ऐसा है तो एरिया वेक्टर ऐसे होगा परपेंडिकुलर, तो ये मेरा होगा एरिया वेक्टर, दिस इज ए बी। तो इसके भी दो कंपोनेंट हो सकते हैं, तो दो कंपोनेंट कौन से, ये वाला और ये वाला। तो अब इसके हमें अगर निकालने होंगे तो देखो, जैसे कि हमने बोला था कि दिस एंगल इज थीटा, ओके, ये एंगल थीटा है, तो अगर हम ऐसे ड्रॉ कर ले, अब यहाँ से ऐसे जा रहा है तो ये थीटा होगा, तो ये भी कितना होगा, थीटा ही होगा। समझ में आया? ये f के कंपैरिजन में है, मतलब कि f आ रहा था ऐसे, ओके, और मैंने बोला ये थीटा है, तो मेरा a जा रहा है ऐसे, तो ये थीटा होगा, तो फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ओके, तो ये बन गया हमारा थीटा, ये थीटा बन गया, मतलब ये क्या है हमारा थीटा। समझ में आया? ओके, तो ये थीटा है हमारा, तो ये थीटा है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा, एंड ये क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा। डन। फिर यहाँ का एरिया तो ऐसे नीचे जाएगा, दैट उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए दैट्स इट। ये फोर्स ऊपर जा रहा है तो एरिया वेक्टर कहाँ होगा, नीचे होगा, तो ये नीचे वाला एरिया वेक्टर ये रहा, देन एक ऊपर वाला एरिया वेक्टर ये रहा, ये राइट वाले जाने वाला एरिया वेक्टर, और यहाँ से लेफ्ट वाला जाने वाला एरिया वेक्टर ऐसे जाएगा, तो वो कौन सा हो जाएगा, ए सी। अब इसके लिए भी हम इक्विलिब्रियम लगा सकते हैं, एरिया इज ऑल्सो वेक्टर। जैसे हमने प्रेशर वाली थियरी देखी थी, तभी हमने डिस्कस किया था कि जैसे अगर ऐसा समझो कि ये एरिया है, एक पर्टिकुलर एरिया है, तो ये एरिया है और यहाँ से फ्लो हो रहा है, तो मैंने ऐसे रखा है ऑब्जेक्ट, तो इसमें से मैक्सिमम वाटर फ्लो हो जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट का एरिया तो उतना ही है, लेकिन उसकी डायरेक्शन में चेंज कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, और अब पानी फ्लो हो रहा है, तो पहले जितना वाटर इसके अंदर से फ्लो हो रहा था उससे कम होगा, और ऐसे कर रहा हूँ तो अब वापस पहले जितना जा रहा था उससे भी कम होगा, ऐसे परपेंडिकुलर कर दिया तो एकदम ही कम होगा, फिर वापस ऐसे करते जाऊंगा तो थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाएगा। दैट मीन्स कि एरिया इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आया? एरिया इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ से वेक्टर से हमने निकाल लिया, अब वापस जैसे ये निकाला है इक्विलिब्रियम से, वैसे ही यहाँ से इक्विलिब्रियम निकाल रहे हैं, तो नीचे वाला फोर्स है ए, तो नीचे वाला फोर्स है ए इज इक्वल्स टू ऊपर वाला फोर्स, तो ऊपर वाला ये रहा ए बी कॉस थीटा, और राइट वाला फोर्स सपोज ये जो ए सी है, तो वो साइड वाला ऑपोजिट वाला कौन सा है, ए बी साइन थीटा। डन। आया समझ में पक्का? ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, सपोज समझो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, सो से एफ ए डिवाइड बाई ए कर दिया। ओके, मतलब कि क्या किया, 1 डिवाइडेड बाई 3 एंड 2 डिवाइडेड बाई 4, सो एफ ए डिवाइड बाई ए इज इक्वल्स टू एफ बी कॉस थीटा अपॉन ए बी कॉस थीटा। डन। समझ में आया? इक्वेशन 1 2 3 4 इक्विलिब्रियम्स हमने लिखे हैं। अब मैंने क्या किया, 1 को 3 से डिवाइड किया, तो एफ ए बाई ए एंड एफ बी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई ए बी कॉस थीटा। समझ में आ रहा है ना? अब 2 को 4 से डिवाइड किया,
तो 2 में क्या था, FC था, और 4 में क्या है, AC है। दैट इज इक्वल्स टू 2 के राइट हैंड साइड में क्या है, FB sin थीटा, और इसके राइट हैंड, 4 के राइट हैंड साइड में क्या है, AB sin थीटा। तो यहाँ क्या हो गया, cos थीटा कैंसर, sin थीटा कैंसर। तो ये आ गया क्या, PA बाई FA बाई AA। तो ये क्या हो गया, PA हो गया, फोर्स पर यूनिट एरिया। दैट इज इक्वल्स टू ये क्या हो गया, FB बाई AB, दैट इज PB हो गया। यहाँ पर क्या है ये, PFC बाई AC, तो ये क्या हो गया, PC, एंड ये क्या हो गया, PB। तो देखो A B के इक्वल है और B C के भी इक्वल है, दैट मीन्स PA इज इक्वल्स टू PB इज इक्वल्स टू PC, क्योंकि B A के भी इक्वल है और B C के भी इक्वल है, मतलब A और C भी इक्वल है। सो PA इज इक्वल्स टू PB इज इक्वल्स टू PC। दैट मीन्स कि जो सरफेस A पे जो फोर्स लग रहा है दैट विल बी इक्वल्स टू सरफेस B पर जो प्रेशर लग रहा है, दैट मीन्स दैट इज इक्वल्स टू द सरफेस C पर जो प्रेशर लग रहा है। तो हमने प्रूव कर दिया क्या, कि अगर सेम हाइट पर है, हमने सेम हाइट ही कंसीडर की है, सो अगर इफ द ऑब्जेक्ट आर एट द सेम हाइट देन द प्रेशर विल बी सेम एट ऑल दीज पॉइंट्स। अंडरस्टूड? दैट इज द प्रूफ। ओके, सो वही चीज है, hence pressure exerted is same in all direction in a fluid at rest। समझ में आ गया? तो प्रूव करने के लिए बोले तो कैसे करोगे, समझ में आ गया? ओके, क्या करेंगे, सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लो, ट्रेपेजियम और सेट राइट एंगल ट्राइंगुलर प्रिज्म है, फिर उसकी एक नीचे वाली सरफेस है, एक इंक्लाइंड सरफेस है, और एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल और एक इंक्लाइंड, दैट्स इट। अब एफ ए लग रहा है ऐसे, एफ फिर बी लग रहा है ऐसे इंक्लाइंड, और एफ सी लग रहा है ऐसे, मतलब तीनों के तीनों फोर्स ऑब्जेक्ट के अंदर जा रहे हैं, और फिर एरिया वेक्टर कैसे होगा, वो सरफेस से बाहर जाएंगे। अब क्या करेंगे, फोर्सेस का इक्विलिब्रियम एंड एरिया का इक्विलिब्रियम। तो 4 इक्वेशन मिलेंगे, 4 इक्वेशन मिले, चारों इक्वेशन को कैलकुलेट करो, मतलब 1/4, 1/3, 2/4 वैसे, एंड देन you will get PA is equals to PB is equals to PC। डन? तो ऐसे ही प्रूव करते हैं। नाउ आगे देखते हैं, इट अगेन रिमाइंड अस दैट लाइक अदर टाइप्स ऑफ द स्ट्रेस प्रेशर इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वो हमें समझा रहा है क्या, कि दूसरे टाइप ऑफ जो स्ट्रेस है, ओके, प्रेशर इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। जैसे कि प्रेशर वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों प्रेशर वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? क्योंकि देखो अभी जो PA, PB और PC है, ये तीनों की डायरेक्शन तो अलग अलग है, तीनों की डायरेक्शन अलग है, कि भाई प्रेशर एट A तो ऐसे लग रहा है, प्रेशर एट B ऐसे लग रहा है, प्रेशर एट C ऐसे लग रहा है, लेकिन फिर भी तीनों की वैल्यू सेम है। अगर वेक्टर क्वांटिटी होती दैट मीन्स इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन, तो तीनों सेम हो सकते नहीं थे, लेकिन सेम है, दैट मीन्स इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आया? फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, डिवाइड बाय एरिया वो भी वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन अगर दोनों को डिवाइड कर दिया F by A, then the resultant that is P, that is not a vector quantity। Okay, no direction can be assigned to it, the force against any area within a fluid at rest and under the pressure is normal to the area and regardless of the orientation of the एरिया। मतलब एरिया का ओरिएंटेशन कुछ भी हो, मतलब तुम्हारा एरिया ए वाला नीचे था, AB वाला इंक्लाइंड था, AC वाला वर्टिकल था, कोई भी एरिया लिया हो, लेकिन प्रेशर तो सब जगह क्या ही आएगा, सेम ही आएगा, PA इज इक्वल्स टू PB इज इक्वल्स टू PC। हाँ, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बट F by A करके जो प्रेशर मिलेगा दैट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। वही चीज बताई गई है। नाउ कंसीडर अ फ्लूइड एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ अ हॉरिजॉन्टल बार ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। तो एक ये समझ में आ गया। अब वैसे ही यहाँ पर दूसरी एक एग्जांपल गिवन है कि भाई हॉरिजॉन्टल बार ले लो, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, मतलब पूरा क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है, द बार इज इन इक्विलिब्रियम। भाई बार भी इक्विलिब्रियम में है, मतलब वो मूव कर रहा नहीं है, मतलब नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है, 0। The horizontal force is exerted at its two end must be balanced or the pressure at the two end should be equal। Obviously यहाँ पर जो फोर्स ऐसे लग रहा है इसका नाम दे दिया से F, और यहाँ पर जो फोर्स ऐसे लग रहा है इसका नाम दे दिया से FB। ओके, तो और एरिया कैसे होगा, परपेंडिकुलर ऐसे, तो दिस इज से AA एंड दिस वन इज से AB। तो ये जो हम करेंगे FA by AA
इज इक्वल्स टू एफ बी बाई ए बी। कब? जब इट एट रेस्ट, रेस्ट पे है तो ये जो प्रेशर ये क्या है, दिस इज नथिंग बट पी ए, दिस इज नथिंग बट पी बी, तो इट मींस इक्वल ही होंगे। ऑब्जेक्ट कोई भी हो, कहने का मीनिंग ये है ऑब्जेक्ट कोई भी हो। हाँ, so this proves that for a liquid in equilibrium the pressure is same at all points in a horizontal plane। मतलब कि जब लिक्विड इक्विलिब्रियम में है, ओके, तो प्रेशर भी क्या है, सेम आता है एट ऑल पॉइंट्स। मतलब कि अगर लेक है और लेक में तुमने डिफरेंट डिफरेंट हाइट पर ऑब्जेक्ट डाले हुए हैं, लेक है, ओके, समझो ये रूमी लेक है, ये रूम लेक है और पूरा पानी से भरा हुआ है, ओके, तो ये जो चेयर है उसकी डेप्थ, ये ऊपर टेरेस जो है हमारा सीलिंग है, दैट इज द फ्री सरफेस। तो फ्री सरफेस से ये चेयर जो है जितनी डेप्थ पर है वो चेयर भी उतनी ही डेप्थ पे है, ये चेयर भी उतनी ही डेप्थ पे है, सारी की सारी चेयर सेम डेप्थ पे है, तो सारी की सारी चेयर पर लगने वाला वाटर हाइड्रोलिक प्रेशर, ओके, वो क्या हो जाएगा, सेम। ये कह रहे हैं कब, जब फ्लूइड एट रेस्ट। अब समझो कि वो साइड से रिवर आ रही है, वो साइड से रिवर आ रही है और रिवर की हाइट इतनी ज्यादा है, बहुत ज्यादा पानी आ रहा है, फ्लड लाइक स्ट्रक्चर और फ्लड लाइक सिचुएशन। सो ऐसे आ रहा है। अब ये चेयर भी ग्राउंड लेवल से सेम हाइट पे है, ये चेयर भी ग्राउंड लेवल से सेम हाइट पे, और पानी बहता हुआ आ रहा है, फ्लड आ रहा है, ओके। एट दैट टाइम इसके ऊपर लगने वाला प्रेशर और इसके ऊपर लगने वाला प्रेशर सेम नहीं होगा। क्यों? फ्लूइड इज नॉट एट रेस्ट, फ्लूइड तो मूविंग कर रहा है भाई, तो वहां जो फोर्स लगेगा मे बी डिफरेंट फोर्स लगेगा। यहाँ पर जनरली क्या होगा, जिस डायरेक्शन से आ रहे हैं तो यहाँ पे फोर्स ज्यादा लगेगा, यहाँ पे फोर्स कम लगेगा, क्योंकि यहाँ आते आते उसको फ्रिक्शन एंड ऑल सब कुछ झेलना पड़ेगा, विथस्टैंड करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? तो ये फ्लूइड एट रेस्ट की बात थी जो हमने की वो, ओके। तो इसीलिए हम पढ़ रहे हैं जस्ट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड, और इसको हम नाम दे देंगे फ्लूइड काइनेमेटिक्स, नॉट फ्लूइड डायनेमिक्स। डायनेमिक्स में फ्लूइड मूव करता है, काइनेमेटिक्स में फ्लूइड क्या करता है, मूव। काइनेमेटिक्स में भी फ्लूइड मूव करता है, ओके, डायनेमिक्स में भी फ्लूइड मूव करता है, काइनेमेटिक्स में भी फ्लूइड मूव करता है, स्टैटिस्टिक्स में फ्लूइड मूव नहीं करता। देयर आर, यू कैन से, 3 ब्रांचेस, फ्लूइड स्टैटिस्टिक्स, फ्लूइड काइनेमेटिक्स एंड फ्लूइड डायनेमिक्स। फ्लूइड स्टैटिस्टिक्स कब? जब फ्लूइड इज एट रेस्ट। फ्लूइड काइनेमेटिक्स कब? जब फ्लूइड इज एट मूविंग। तो फिर काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स में डिफरेंस क्या है? जब ये सारे जो फोर्सेस लग रहे हैं उन सबको तुम कैलकुलेट करो, मतलब वो तुम्हारा फोर्सेस ऑफ, मतलब वो तुम्हारा सिस्टम है, मतलब यू वांट टू स्टडी अबाउट दोज फोर्सेस, तो वो फोर्सेस को तुम कंसीडर करो, तब जाके हो जाएगा वो डायनेमिक्स। लेकिन फोर्सेस को कंसीडर ना करो, सिर्फ और सिर्फ तुम अपनी दूसरी प्रॉपर्टीज से डेंसिटी, वॉल्यूम, वो सब पे, फ्रिक्शन, ओके, वो सब पे कंसंट्रेट करो, तब जाके हम उसको क्या बोलेंगे, काइनेमेटिक्स। फोर्सेस को कंसीडर करे तो, और वेलोसिटी, मेनली वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, उसकी ही बात करते रहते हो, भले ही मूविंग है, तो उसको क्या बोलेंगे, काइनेमेटिक्स, फ्लूइड काइनेमेटिक्स। लेकिन फोर्सेस की बात करें कि भाई ये जो इसकी वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी कहाँ से आई, भाई इसके ऊपर फोर्स लगाया था इसलिए आई, तो ये फोर्स की बात कर रहे हो तुम, देन इट इज फ्लूइड डायनेमिक्स। बट हमने जो अभी थियरी कंसीडर की वो कौन सी थी, फ्लूइड स्टैटिक्स। फ्लूइड इज एट रेस्ट, दैट इज स्टैटिक्स। अंडरस्टूड? ओके, so suppose the pressure were not equal in different parts of the fluid, then there would be a flow of the fluid will have some net force acting on it। मतलब वही है कि अगर मान लो कि fluid is not at rest, तो जिस डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स होगा ऑब्जेक्ट भी उसी डायरेक्शन में बहता चला जाएगा, ओके। Hence in the absence of the flow, the pressure in the fluid must be the same everywhere in the horizontal plane। तो जब flow absent है, मतलब कि fluid is at rest, then pressure will be same at all points। Done? So this is all about the Pascal's law। Understood? समझ में आ गया? सिंपली पास्कल ने क्या बोला था, जो पहला सेंटेंस हमने पढ़ा था वो, कि when fluid is at rest and different objects are submerged in the fluid at the same height or say same depth, then the hydraulic pressure acting on all the surface, all the object is same। That's it। Done? Okay, so next
theory we are going to discuss, that is variation of pressure with the depth. मतलब कि अगर डेप्थ के साथ हम आगे बढ़ते जाए, मतलब डेप्थ को इंक्रीज करें, डेप्थ को डिक्रीज करें, तो प्रेशर में क्या वेरिएशन होगा. ओके, सो कंसीडर अ फ्लूइड इज एट रेस्ट इन अ कंटेनर, जैसे अभी था वैसे ही. ओके, इन फिगर 9.3 0.1 इज एट द हाइट h अबव 0.2. तो अभी उतनी थोड़ी क्रिटिकल ना लेकर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि एक सिलेंडर है, ये मेरा 0.1 है और ये मेरा 0.2 है. नाउ इट इज नॉट अ स्मॉल ऑब्जेक्ट, इट इज अ बिग ऑब्जेक्ट. क्यों? क्योंकि हमें वेरिएशन विद दी डेप्थ, मतलब हाइट से वेरिएशन चाहिए. ओके, अब ये फिर वो ऐसा नहीं है कि छोटा सा है और फिर जूम करके मैंने ड्रॉ किया, नहीं, ये बड़ा ही है, ऑब्जेक्ट बड़ा ही है. मतलब कि ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में ये जो डिफरेंस है, that is there, 0.1 and 0.2 is not at the same height. Okay, मतलब ये पूरा का पूरा ऐसा समझो कि कंटेनर है और कंटेनर में ऐसे मैंने पानी फिल कर दिया है. तो पॉइंट नंबर 1 इज एट से 10 मीटर डिस्टेंस, तो पॉइंट नंबर 2 इज एट से 20 मीटर डिस्टेंस. समझ में आया? मतलब हाइट अलग अलग है. ऊपर से ये गिन कहाँ से रहा हूँ? ऊपर से गिन रहा हूँ, पानी ऊपर से नीचे गिन रहा है, मतलब जस्ट लाइक रिवर, ओशन, लेक. ओके, वाटर टैंक के जैसे नहीं गिन रहा हूँ नीचे से. वाटर टैंक में हम नीचे से गिनते हैं कि भाई यहाँ पानी भरा है तो यहाँ से इतना भर दिया तो 10 लीटर, ऊपर भरा 20 और भरा 30, वैसे नहीं गिन रहा हूँ मैं. लेक, रिवर, ओशन की बात कर रहा हूँ. अंडरस्टूड? ओके, सो स्टार्ट करते हैं. दैट मीन्स कहने का मीनिंग क्या है, जो h है, दैट h इज नॉट सेम एट ऑल द पॉइंट. पॉइंट नंबर 1 पे h अलग है, पॉइंट नंबर 2 पर h अलग है, मतलब हाइट और डेप्थ अलग है, डिफरेंट है. ओके, सो P1 एंड P2, यहाँ पर क्या प्रेशर जो लगेगा उसका नाम क्या है से P1, और यहाँ पर जो प्रेशर लगेगा इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, P2. ओके, कंसिडर अ सिलिंड्रिकल एलिमेंट ऑफ द फ्लूइड हैविंग एन एरिया ऑफ बेस A एंड हाइट h. तो इसका एरिया A है और हाइट क्या है, h, इसकी टोटल हाइट. ओके, मतलब हम बुक जैसे ही फिगर कर ले सो दैट गलती ना हो जाए. हाँ, तो इसकी जो हाइट है, दिस मच हाइट इज व्हाट इज h, ये रहा हमारा. ओके, देन कहाँ गया? हाँ, as the fluid is at rest, the resultant horizontal forces should be zero and the resultant vertical forces should balance the weight of the element. तो अगेन वही की चीज है कि भाई फ्लूइड एट रेस्ट था, इसके पहले वाली थियरी के जैसे. तो हमने बोला था कि Fa ऊपर है तो नीचे वाला फोर्स उसको क्या करेगा, बैलेंस करेगा. तो वैसे ही यहाँ पर है कि भाई यहाँ पर जितना फोर्स लगेगा वही फोर्स यहाँ पर इसको क्या करेगा, बैलेंस करेगा. अंडरस्टूड? लेकिन वहां तो हमने सिर्फ अंडरस्टैंड किया कि फोर्सेस सेम है. वहां पे हमने बोला कि भाई यहाँ पर एक ही फोर्स लग रहा है ऊपर से और यहाँ पर एक ही फोर्स लग रहा है नीचे से. अब हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर प्रेशर लग रहा है, वाटर प्रेशर ऊपर से, वाटर प्रेशर नीचे से, बट एट द सेम टाइम ये ऑब्जेक्ट है, उसका भी कोई मास होगा. ओके, उसका भी मतलब क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, मतलब से वेट फोर्स होगा. W इज इक्वल्स टू से mg. तो मास होगा और मास के ऊपर ग्रेविटी लगेगी, मतलब W इज इक्वल्स टू mg, वेट फोर्स जो होगा. तो वेट हमेशा कहाँ लगता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में. तो ये एक फोर्स तो पॉइंट 1 पे ये फोर्स तो है ही, एट द सेम टाइम कौन सा फोर्स है, यहाँ से ऐसे नीचे वाला फोर्स mg भी लग रहा है, और ऊपर जा रहा है वो ऊपर, तो ये जो लग रहा है वो ही लग रहा है. डन? ओके, सो दैट इज देयर. The force acting in the vertical direction are due to the fluid pressure at the top P1A acting downward. तो मतलब ये जो फोर्सेस मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, तो फोर्स मतलब देखो P1 मतलब क्या, से F1 by A1 ऐसा बोल सकते हैं. फोर्स पर यूनिट एरिया मतलब प्रेशर. तो फोर्स की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करेंगे, P1 into A1. F1 is equals to क्या हो जाएगा, F1 is equals to P1 into A1 और F2 is equals to P2 into A2. Done? Acting upwards. If mg is the weight force in the cylinder, we have P2 minus P1 into A is equals to mg. अब हम इक्विलिब्रियम लगाए तो इक्विलिब्रियम लगाए तो ऊपर क्या जा रहा है, ऊपर F2 जा रहा है, तो ऊपर जा रहा है F2 is equals to नीचे क्या क्या आ रहा है, तो नीचे आ रहा है F1 और नीचे आ रहा है वेट फोर्स W also. Done? ओके, ऊपर वाला इज इक्वल्स टू नीचे वाला, इक्विलिब्रियम है इसलिए. तो ऊपर जा रहा है F2 और नीचे जा रहा है F1 और वेट फोर्स भी है W. और वैल्यू पुट करें तो F2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, P1 A1.
F2 की वैल्यू P, अरे यार P1 A1 प्लस W की वैल्यू M इंटू G। डन। A यहाँ आ गया तो क्या हुआ P2 A2। अब देखो ये A2 मतलब ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया, भाई सिलेंडर है तो ऊपर नीचे का एरिया अलग अलग थोड़ी होगा। ओके, सिलिंड्रिकल एरिया होता है तो नीचे सपोज सरफेस है तो वो क्या होगा पाई आर स्क्वायर, तो नीचे गोला है सर्कल है तो ऊपर भी तो सर्कल ही होगा। दैट मीन्स एरिया विल बी व्हाट सेम। एरिया सेम है तो मैं इसको कॉमन ले सकता हूँ एरिया को, तो एरिया को कॉमन ले लेते हैं। तो एरिया को सिर्फ मैंने लिख दिया A और यहाँ पे हो गया P2 माइनस P1 इज इक्वल्स टू mg। डन। समझ में आया? तो ये कैसे लिखा समझ में आया? P2 माइनस P1 A mg, ये जो लिखा है वो इस तरह से लिखा है। ओके, तो ये दो स्टेप तुम्हें बुक में लिखने हो तो लिख लो। क्या है? नीचे वाला फोर्स इज इक्वल टू ऊपर वाला फोर्स, तो बैलेंस कर दिया। फिर उसकी वैल्यू हमने पुट की, वैल्यू पुट की, एरिया कॉमन है, यहाँ पर भी रीजन लिखना हो तो लिखो सिंस A2 इज इक्वल्स टू A1 इज इक्वल्स टू A, देयरफॉर यू कैन कॉमन आउट A। ओके, अदरवाइज A2 और A1 अलग अलग होंगे तो कॉमन कैसे निकालोगे? डन। समझ में आया? ये तो सिंपल स्टेप है। ओके, सो ये हमारा वैल्यू आ गई। नाउ रो इज द मास डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, वी हैव द मास ऑफ द फ्लूइड टू बी m इज इक्वल्स टू रो v। तो ये तो हमने प्रेशर वाला जो कंसेप्ट पढ़ा था उसमें ही है क्या कि एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी प्रेशर और दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ी हमने क्या डेंसिटी रो। तो रो इज व्हाट? रो इज नथिंग बट मास पर यूनिट वॉल्यूम। रो इज व्हाट? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा यहाँ पर? मास हो जाएगा रो इंटू वी। डन। मास हो जाएगा रो इंटू वी। अब v क्या है? v इज द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? मास इज इक्वल्स टू रो तो है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इज नथिंग बट एरिया इनटू द थर्ड डायमेंशंस। एरिया में 2 डायमेंशन होते हैं, जैसे मीटर स्क्वायर लिखते हैं और वॉल्यूम में हम लिखते हैं मीटर क्यूब। ओके, तो सपोज लेंथ इनटू ब्रेड्थ कर दे तो एरिया मिलेगा, और लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट एल बी एच, एल ऑन बी, एल इंटू बी करे तो एरिया मिलता है, एल इंटू बी इंटू एच करे तो वॉल्यूम मिलता है। तो वॉल्यूम मतलब क्या? ए इंटू एच लिख सकते हैं हम। ओके, ए इंटू एच, और ए में ऑलरेडी एल और बी आ गया है। अगर रेक्टेंगुलर सरफेस हो तो, अदरवाइज ये सिलिंड्रिकल सरफेस है तो सिलिंड्रिकल सरफेस में नीचे वाला जो एरिया है दैट इज पाई आर स्क्वायर, जैसे हमने 10th में पढ़े थे फॉर्मूला सिलिंडर के एरिया के, कर्व्ड सरफेस एरिया। ओके, सो क्या था? पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो उसका हो गया वो कर्व्ड सरफेस एरिया, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। समझ में आया? पाई आर स्क्वायर इंटू एच वॉल्यूम, और सिर्फ एरिया ढूंढना हो तो क्या कि पाई आर स्क्वायर नीचे का एरिया। समझ में आ रहा है? सब कुछ याद है? नीचे का एरिया तो सिर्फ गोला ही है तो वो एरिया का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। समझ में आया? पक्का? 10th में जो हम फॉर्मूलाज देखे थे वो। ओके, सो उसके अकॉर्डिंगली क्या है हमारा? वॉल्यूम इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए इंटू एच। ये समझ में आया? m इज इक्वल्स टू रो ए एच, यहाँ पे रीजन लिखना हो तो लिख दो, बिकॉज वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एरिया इंटू डेप्थ और से हाइट। अब उसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो a p2 माइनस p1 इज इक्वल्स टू m की जगह क्या आ जाएगा? रो ए एच इंटू जी। डन। अब ये जो एरिया है वो कैंसल्ड हो गया, तो क्या बना यहाँ पर? P2 माइनस P1 इज इक्वल्स टू रो जी एंड एच। तो वही चीज यहाँ पर लिखी है, P2 माइनस P1 इज इक्वल्स टू रो जी एच। कैसे आया? समझ में आया? ओके, मास इज इक्वल्स टू रो वी, वी इज इक्वल्स टू ए एच, तो मास की वैल्यू रो ए एच लगाई तो हमारा आ गया P2 माइनस P1 इज इक्वल्स टू रो जी एच। नाउ आगे देखते हैं। सो प्रेशर डिफरेंस डिपेंड्स ऑन द वर्टिकल डिस्टेंस h बिटवीन द पॉइंट्स 1 एंड 2। तो प्रेशर डिफरेंस है मतलब क्या है हमारा? P2 माइनस P1 इज इक्वल्स टू रो जी एच, मतलब P2 माइनस P1 रो जी एच आया। ओके, तो P2 यहाँ पे रखे इसको, तो ये क्या हो जाएगा? P1 प्लस रो जी एच। इसके ऊपर से सिर्फ तुम मुझे बताओ कि P1 से बड़ा होगा या P2 बड़ा होगा? P2 बड़ा होगा। हाँ, P2 बड़ा होगा। श्योर? हाँ। ऑब्वियसली P2 माइनस P1 का पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है मतलब P2 बड़ा है, P2 माइनस P1 की नेगेटिव वैल्यू आया दैट मींस P1 बड़ा है।
अंडरस्टूड। ओके, तो P2 बड़ा है। P2 कहाँ का था? नीचे का था। ओके, P1 ऊपर का था और P2 नीचे का था। दैट मीन्स कि जैसे जैसे तुम नीचे जा रहे हो वैसे वैसे प्रेशर क्या हो रहा है? इंक्रीज, बढ़ रहा है। ओके, तो वो प्रेशर वाली थियरी में भी हमने ये डिस्कस किया था। So now mass density of the fluid rho and acceleration due to gravity g. If the point 1 under discussion is shifted to the top of the fluid, okay, which is open to the atmosphere, P1 may be replaced by the atmospheric pressure PA and we replace P2 by the P. क्या बोल रहे हैं? ये हमारा इक्वेशन है। अब 1 पॉइंट कौन सा था हमारा? 1 पॉइंट ए वाला था। अब मैं बोल रहा हूं कि ये सिलेंडर को हम कहां लेके जा रहे हैं? इसको उठा के डायरेक्टली पूरा का पूरा उठा के ऐसे ले गए हम। ओके, तो ये मेरा 2 पॉइंट हो गया अब, और ये 1 पॉइंट हो गया, राइट? समझ में आया? अब ये 1 पॉइंट के ऊपर तो एयर प्रेशर लग रहा है, मतलब सरफेस पे ले गए, मतलब यहां तक का पानी है और ये ऑब्जेक्ट है। ओके, तो पहले ऑब्जेक्ट पानी के इतने अंदर था, अब मैंने ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया? डायरेक्टली यहां लेके आ गया। तो ऑब्जेक्ट के ऊपर अब कोई भी पानी है नहीं, दैट मीन्स उसके ऊपर कोई भी हाइड्रोलिक प्रेशर ऊपर से नहीं लगेगा। लेकिन कौन सा प्रेशर लगेगा? एयर प्रेशर लगेगा, क्योंकि ऊपर एयर तो है ही ना। जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की कि यहाँ पर एयर प्रेशर कितना है, तो हमने बोला 1 एटमॉस्फेयर, तो 1 एटमॉस्फेयर ऊपर तो लगेगा ना। ओके, तो उसको हम बोल दे रहे हैं कि दिस 1 एटमॉस्फेयर और से पॉइंट ए, अपर पॉइंट जो है उसको हम क्या बोल देंगे? पॉइंट ए, ऊपर वाला पॉइंट जहां पे वाटर अभी नहीं है, ऊपर सिर्फ क्या आ गई? एयर आ गई, तो उसको पॉइंट ए नाम दे। तो P1 क्या हो गया? अब PA हो गया। ये क्या हो गया? P1 क्या हो गया? PA हो गया। क्यों? क्योंकि 1 पॉइंट को हम कहां तक ले गए? एकदम ऊपर तक ले गए, और ऊपर में प्रेशर P1 नहीं है, ऊपर में प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मैं नाम दे रहा हूं PA। अंडरस्टूड? समझ में आया? ओके, अब P2 तो इसलिए लिखा था क्योंकि P1 था इसलिए P2 लिखा था, लेकिन 1 है ही नहीं, तो फिर मैं P2 नहीं लिख रहा हूं। P2 की जगह क्या लिख रहा हूं? सिर्फ P। ओके, तो P2 की जगह सिर्फ P लिखा, तो यहाँ क्या आ गया? P इज इक्वल्स टू PA प्लस रो जी एच। डन? तो अब वही चीज बता रहे हैं, P इज इक्वल्स टू PA प्लस रो जी एच। Thus the pressure P at depth below the surface of the liquid open to the atmosphere is greater than that of the atmospheric pressure by an amount rho gh। मतलब क्या बोल रहे हैं कि P is greater than PA। कितना ग्रेटर है? रो जी एच जितना ग्रेटर है। एटमॉस्फेयर से ये जो P पॉइंट है ये ज्यादा है। ये P कहां पर है? पॉइंट नंबर 2 जो था वही P है हमारा। ओके, तो 10 मीटर नीचे गए ना, सपोज अप्रोक्सीमेटली हम 10 मीटर नीचे गए, तो वो 10 मीटर पर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर ऐसा समझो कि हम 10 मीटर अब वापस ऊपर आ गए, हम ऐसा समझो, तुम्हें आंसर दो, ये 2 पॉइंट को मैं यहां ले आ रहा हूं, यहां पे, मतलब 1 इज इक्वल्स टू 2 कर दे रहा हूं। क्या किया? 2 पॉइंट को ऑब्जेक्ट में कहां से कहां लेके आया? यहां तक लेके आया था। ओके, अब ऑब्जेक्ट को और ऊपर ले जा रहा हूं, और ऊपर ले जा रहा हूं, तो ये 1 पॉइंट तो एयर में ही चला गया, और ये 2 पॉइंट आ गया यहाँ पर सरफेस पर। अब बताओ P1 और P2 के बीच में कोई डिफरेंस होगा या सेम वैल्यू हो जाएगी? सरफेस पे लाया। हाँ, P2 को भी सरफेस पे ले आए और P1 तो एयर में चला गया। समझ में आ रहा है? पानी में तो है नहीं, थोड़ा भी नहीं है, दोनों ही थोड़े भी नहीं है पानी के ऊपर। मतलब ये ग्राउंड लेवल है, ऐसा समझो कि मेरे पैर है वो P2 है और मेरा हेड है वो P1 है। ओके, तो मैं नीचे से ऐसे आया, अभी P2 अब ऐसे आ गया, तो 1 पॉइंट तो पूरा का पूरा एयर में ही आ गया, और 2 पॉइंट टच है कहां पर? सरफेस पर टच है। किसकी सरफेस पर? वाटर सरफेस पर। लेकिन वाटर सरफेस के अंदर नहीं है, बाहर ही है। तो P1 और P2 के बीच में डिफरेंस होगा? नहीं होगा। मतलब डिफरेंस तो होगा, लेकिन फिर वही बात आ जाएगी कि भाई सेकंड फ्लोर पे हम हैं और फर्स्ट फ्लोर पे गए तो 0.001 एटमॉस्फेयर का डिफरेंस आया। क्यों? क्योंकि 1 पॉइंट 2 पॉइंट दोनों एयर में आ गए। अगर एक एयर में और एक वाटर में होता तो प्रेशर डिफरेंस मिलता। समझ में आया? तो वही चीज है कि जो हमारा ये जो प्रेशर मिला है रो जी एच, वो क्यों मिला है? क्योंकि वो हाइट की वजह से। ओके, सो यही चीज बोल रहे हैं। नाउ द एक्सेस ऑफ प्रेशर P माइनस PA एट द डेप्थ H इज कॉल्ड द गेज प्रेशर एट द पॉइंट। मतलब कि ये जो ज्यादा प्रेशर है P माइनस PA जितना, रो जी एच जो आया है वो, इसको क्या बोलते हैं?
गेज और कोई कोई लोग गॉज भी प्रोनाउन करते हैं। ओके, तो मैं तो गेज ही करता हूँ। सो दैट मीन्स ये जो पी माइनस पी ए है दैट इज इक्वल्स टू रो जी एच, ये प्रेशर को गेज प्रेशर भी कहते हैं। तो अगर तुम्हें गेज प्रेशर की डेफिनेशन बोले तो कैसे लिखेंगे? सो हम ऐसा बोलेंगे, द डिफरेंस ऑफ द प्रेशर एट अ पॉइंट माइनस or say the difference between the pressure at a particular point and the atmospheric pressure is known as gauge pressure. गेज प्रेशर क्या है? दो प्रेशर का डिफरेंस है। दो प्रेशर में एक क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एक क्या है? एक तो प्रेशर एट पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट, जैसे हम हमारा अभी पॉइंट है 2, तो प्रेशर एट पॉइंट 2 है वो। ओके, तो हम डेफिनेशन बोलनी हो तो क्या बोलेंगे? गेज प्रेशर इज द डिफरेंस ऑफ प्रेशर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो प्रेशर है वो और एटमॉस्फेयर प्रेशर के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोलेंगे हम? गेज प्रेशर। अंडरस्टूड? ओके, आगे बढ़ते हैं। द एरिया ऑफ द सिलेंडर इज नॉट अपीयरिंग इन द एक्सप्रेशन ऑफ एब्सोल्यूट प्रेशर। मतलब ये जो एब्सोल्यूट प्रेशर है, मतलब इसमें देखो कहीं पर भी एरिया टर्मिनोलॉजी नहीं है, एरिया है ही नहीं। ओके, दैट मीन्स डिपेंड ही नहीं करता है कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट इतना छोटा सा है या तुम खुद ऑब्जेक्ट हो इतने बड़े, बट द वैल्यू डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया। एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं है, तो किसके ऊपर डिपेंड है? रो के ऊपर डिपेंड है। तो भाई रो भी तो सेम ही रहने वाली है। हम जनरली क्या गिनते हैं? द रो विल बी सेम ऑफ, से रो अभी वाटर की बात चल रही है तो वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? वो भी याद रखना पड़ेगा भाई, 1000 kg पर मीटर क्यूब। ओके, सो न्यूमेरिकल में याद रखना पड़ेगा, ये गिवन नहीं होगा। सो रो की वैल्यू होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। उसकी भी हमने पूरी की पूरी टेबल देखी थी लास्ट लेक्चर में, यही चैप्टर में टेबल गिवन है, एक प्रेशर की गिवन है, एक उसकी गिवन है। सो रो इज इक्वल्स टू 1000 kg पर मीटर क्यूब। फिर और किसके ऊपर डिपेंड है? ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर डिपेंड है, ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड है। तो ये दोनों तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट जैसा है, रो 1000 ही लेंगे, जी 9.8 ही लेंगे या फिर 10 ही लेंगे। तो फिर चेंज क्या होगा? चेंज होगा एच, मतलब जितना हाइट चेंज होगा उतना तुम्हारा एब्सोल्यूट प्रेशर चेंज होगा। डन? ओके, सो वही चीज बता रहे हैं कि हाइट के साथ चेंज होगा। नाउ thus the height of the fluid column is important and not the cross sectional or say base area or the shape of the container। इसीलिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हाइट, ऑब्जेक्ट कितनी हाइट पर है वो इंपॉर्टेंट है, ना कि उसका एरिया, उसका शेप, उसका मास, कुछ भी नहीं। ओके, मास भी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर तुम ऐसा मत बोलो सर रो आया तो मास इंपॉर्टेंट नहीं, ये रो ऑब्जेक्ट का नहीं है। रो किसका है? वाटर का रो है, ऑब्जेक्ट का रो नहीं है। ओके, तो ध्यान से समझ में आया? ओके, द लिक्विड प्रेशर इज द सेम एट ऑल पॉइंट्स एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। ये तो हमारा पास्कल लॉ है। क्या है? द लिक्विड प्रेशर इज द सेम एट ऑल पॉइंट्स एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। मतलब कि अगर हॉरिजॉन्टल लेवल सेम है तो प्रेशर सेम होगा। तो ये तो हमारा पास्कल्स लॉ है, तो उसी को लिखा हुआ है वापस। ओके, द रिजल्ट इज अप्रिशिएटेड थ्रू द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। तो ये जो रिजल्ट है इसको हम अप्रिशिएट कर सकते हैं, मतलब इसको हम कंफर्म कर सकते हैं बाय द हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। ओके, ये क्या है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स? अभी देखते हैं। जो हमने अभी बोला ना कि इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एरिया और शेप, इट इज डिपेंडेंट ऑन द हाइट, उसी को हम हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स बोलते हैं। क्या है देखते हैं। कंसिडर द 3 वेसल ABC ऑफ डिफरेंट शेप्स। तो देखो ये डिफरेंट शेप्स है। ये एकदम सिलिंड्रिकल शेप है, और ये हमारा कॉनिकल शेप है उल्टा वाला। ओके, और ये भी हमारा कॉनिकल शेप है उससे उल्टा वाला। डन? ओके, अब तीनों के नीचे से एक पाइपलाइन जा रही है, ऐसा समझो। तीनों के नीचे से क्या जा रही है? पाइपलाइन जा रही है। ओके, और पाइपलाइन में से वाटर भी जा रहा है नीचे से, हाँ ऊपर से नहीं, नीचे से, सबके बेस से। ओके, तो देखो अब जनरली हम क्या मानेंगे कि ऊपर से देखें तो ये एरिया कम लग रहा है, इसका एरिया ज्यादा लग रहा है, और इसका एरिया तो कांस्टेंट इसके जैसा ही लग रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि
इसमें कम हाइट तक पानी होगा, इसमें ज्यादा हाइट तक, तो मतलब सबकी हाइट अलग अलग होगी, लेकिन सबकी हाइट अलग अलग नहीं है, भले ही एरिया अलग अलग है, एरिया अलग अलग है, लेकिन फिर भी अगर तुम ऐसे नीचे से पानी पास ऑन करो तो भले ही ये छोटी क्वांटिटी है तो हम सोचेंगे ये बड़ा है तो थोड़ा पानी इसमें जाएगा, उसकी कंपेयर में इसमें बहुत ज्यादा चला जाएगा क्योंकि उसकी हाइट क्या है, कम है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। इसी को बोलते हैं पैराडॉक्स। पैराडॉक्स मतलब क्या, हम सोचते हैं कि ऐसा होगा लेकिन वैसा होगा नहीं, उसको बोलते हैं पैराडॉक्स। तो वही चीज है कि इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द एरिया। ओके, different shapes, they are connected at the bottom by the horizontal pipe. On filling with water the level in three vessels is the same. मतलब कि नीचे से पाइप है और पाइप में से जब पानी जा रहा है, जैसे ही पानी गया तो तीनों वेसल में जो लेवल होगा वाटर का वो क्या हो जाएगा, सेम। अदरवाइज हम क्या सोचते कि भाई जिसमें ज्यादा जो जिसका एरिया ज्यादा है उसमें ज्यादा पानी भर जाएगा और जिसका एरिया कम है उसमें कम पानी भरेगा, ऐसे। तो अगर पानी की क्वांटिटी की बात करो, क्वांटिटी की, ओके, तो हमारा एजम्पशन सही है कि जिसका एरिया कम है उसमें कम पानी और जिसका एरिया ज्यादा है उसमें ज्यादा पानी, लेकिन हम क्वांटिटी की बात नहीं कर रहे। हम ऐसा नहीं बोल रहे कि इसमें 1 लीटर वाटर होगा तो इसमें भी 1 लीटर, इसमें भी 1 लीटर, ऐसा नहीं बोल रहे। वो तो ऑब्वियस है कि जिसका एरिया ज्यादा है, इसका एरिया ज्यादा लग रहा है तो इसमें ज्यादा पानी आएगा, इसमें उससे कम, इसमें उससे कम। लेकिन हम वॉल्यूम और से क्वांटिटी ऑफ वाटर की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं हाइट ऑफ द वाटर की, कि भाई यहाँ ये जो पहला वेसल है उसमें जो लेवल तक पानी भरा, दूसरे में भी वही लेवल तक पानी भरेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया। यहाँ पर तुम एक छोटी सी इससे भी छोटी सी पाइपलाइन, ये मार्कर जितनी भी पाइपलाइन लगा दो तो भी इसमें से यहाँ तक ही पानी भरेगा। हाइट ऑफ वाटर लेवल की बात चल रही है, हाइट की, ना कि क्वांटिटी ऑफ वाटर। अंडरस्टूड? समझ में आया? सो ऑन फीलिंग यही लिखा हुआ है, दिस इज सो बिकॉज वाटर एट बॉटम हैज द सेम प्रेशर बिलो ईच सेक्शन ऑफ द वेसल। मतलब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरा पॉइंट ऐसा समझो यहाँ है, फिर यहाँ 3 पॉइंट है, ओके, ए बी सी 3 पॉइंट है, तो ये तीनों के तीनों जो पॉइंट है वो तो सेम हाइट पर है वाटर लेवल से। ऐसे समझो कि ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ओके, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है और ये तीसरा ऑब्जेक्ट है। डन? ओके, तो ये 3 ऑब्जेक्ट है। अब मैं ले रहा हूं क्या, मैं ले रहा हूं 3 पॉइंट, एक पॉइंट यहां ले रहा हूं, एक पॉइंट यहां ले रहा हूं और एक पॉइंट यहां ले रहा हूं। डन? ओके, और यहां पर मैं पाइपलाइन कनेक्ट कर दे रहा हूं। डन? तो पानी यहां से जाएगा और अंदर जाएगा, यहां से पानी अंदर जाएगा, यहां से भी पानी अंदर जाएगा और यहां से भी पानी अंदर जाएगा। डन? तो हम कहने का मीनिंग क्या है कि ये जो तीनों है वो तो सेम हाइट पे है। अब देखो, हम जब अब नीचे से पानी जा रहा है तो हम यहां से हाइट गिनेंगे, जस्ट लाइक टैंक। अभी हम रिवर, ओशन, लेक की बात कर रहे थे तो हम सरफेस से नीचे जा रहे थे, तो हम ऊपर से नीचे जा रहे थे। यहाँ पर हम नीचे से ऊपर जाएंगे, क्यों? क्योंकि पानी स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, नीचे से। तुम ऊपर से पानी नहीं भर रहे हो, नीचे से पानी भर रहे हो। तो ये तीनों के तीनों सेम हाइट पर है। देखो, इतनी जितनी हाइट होगी उतनी ही ये है, उतनी ही ये है। एरिया की बात नहीं चल रही है, हाइट की बात चल रही है। तो तीनों के तीनों सेम हाइट पे है। अगर सेम हाइट पे है तो प्रेशर भी कितना होगा, सेम हाइट। हमने बोला पास्कल्स लॉ, सेम हाइट तो सेम प्रेशर। तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा वही यहाँ पर प्रेशर होगा और वही यहाँ पर प्रेशर होगा। हाँ, क्वांटिटी ऑफ वाटर विल बी डिफरेंट, कि भाई सर यहाँ पर ज्यादा पानी भर जाएगा, यहाँ पर कम भरेगा और यहाँ पर तो उससे भी कम भरेगा क्योंकि वॉल्यूम कम है। बट हम तो हाइट की बात कर रहे हैं। अंडरस्टूड? डन? ओके, सो दैट इज द थिंग। यही था हमारा हाइड्रोस्टेटिक पैराडॉक्स। So, illustration of hydrostatic paradox. The three vessel ABC contain different amount of liquids. Contain different amount of liquid. मतलब volume different है. All up to the same height. सबकी height same भरी हुई है, लेकिन amount of liquid क्या है? Different है. Understood? This experiment you can do it at your home also. ये तुम अपने घर पे भी कर सकते हो। जैसे कि टंकी है,
ओके अभी टंकी में तुम एक छोटा डायमीटर वाली पानी की बोतल ऐसे डालो और एक बड़ा डायमीटर वाले पानी की बोतल ऐसे अंदर डालो, तो जितनी हाइट जितनी डेप्थ में तुम डालोगे, ओके, तो सबकी हाइट जो होगी वो सेम होगी, जितना सब में पानी भरेगा वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। समझ में आया? पक्का? ओके सो ये हमने दो थियरी देखी, वन इज हमारा पास्कल्स लॉ एंड अनदर इज द इफेक्ट ऑफ वेरिएशन ऑफ द प्रेशर और से इफेक्ट ऑफ प्रेशर व्हाइल वेयरिंग द हाइट। तो इससे हमें पता क्या चला कि व्हेन यू इंक्रीज द हाइट, जब तुम हाइट को इंक्रीज करोगे तब प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज? से इफ इन द केस ऑफ ओशन, ओशन के केस में मैं पहले यहाँ पे नीचे ओशन है तो मैं पहले 10 मीटर अंदर स्विम कर रहा हूँ और उसके बाद 20 मीटर नीचे स्विम कर रहा हूँ, तो 10 मीटर पे ज्यादा मुझे प्रेशर लगेगा या 20 मीटर पे ज्यादा प्रेशर लगेगा? 20 मीटर पे ज्यादा प्रेशर लगेगा क्योंकि वहां पे हाइट क्या हो गई, इंक्रीज हुई, तो प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। अब वाटर टैंक की बात करें तो एक वाटर टैंक मैंने रखी हुई है ग्राउंड लेवल पर, एक वाटर टैंक रखी हुई है मैंने फर्स्ट फ्लोर पर और एक वाटर टैंक रखी हुई है मैंने सेकंड फ्लोर पर। डन? अब तो ग्राउंड लेवल पर जो वाटर टैंक है उस पर वो वाटर पे कुछ प्रेशर लगेगा, वो कौन सा प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। डन? तो ग्राउंड लेवल के वाटर के ऊपर लगने वाला प्रेशर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर के वाटर के ऊपर लगने वाला प्रेशर क्या सेम होगा? और सेम नहीं होगा तो कौन सा ज्यादा होगा, कौन सा कम होगा? ऑलमोस्ट सेम होगा। ओके जैसे हमने पहले बात की थी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात चल रही है, तो एयर की मास डेंसिटी सब कुछ क्या है, कम है कंपेयर टू दी वाटर। सिंपल। ओके एक न्यूमेरिकल है छोटा सा, देखते हैं। व्हाट इज द प्रेशर ऑन अ स्विमर? अभी जो मैंने तुम्हें क्वेश्चन पूछा उसी के बेस पे है कि व्हाट इज द प्रेशर ऑन अ स्विमर 10 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ अ लेक। मतलब ये लेक है, 10 मीटर में सो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये लेक है और लेक से यहाँ पर कोई स्विम कर रहा है और ये कितनी हाइट है, 10 मीटर डेप्थ और हाइट है, यहाँ पर कोई स्विम कर रहा है। डन? ओके लेक में 10 मीटर नीचे कोई स्विम कर रहा है, तो बोल रहे हैं कि कितना प्रेशर लगेगा उसके ऊपर। बस दैट्स इट, इतना ही क्वेश्चन पूछा है कि इसके ऊपर कितना प्रेशर लगेगा। तो सबसे पहले तो हाइट कितनी हो गई, 10 मीटर। ऐसा यूनिट है? हाँ है। ओके तो हमारा फॉर्मूला ये लगाओ, P माइनस PA इज इक्वल्स टू रो जी एच। तुम्हें ढूंढना है क्या, प्रेशर P, तो PA एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लगेगा ही और उसके बाद वाटर प्रेशर लगेगा, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, इतना, और वाटर प्रेशर कितना है, इतना। डन? बस तो फिर प्लस रो जी एच, दैट्स इट। तो वैल्यू रखो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू 1.01 सॉरी तो 10⁵ नहीं लिख सकते? हाँ लिख सकते हैं 10⁵ सिर्फ इतना लिखना हो तो लिख सकते हैं क्योंकि इट इज ऑलमोस्ट 1 10⁵ तो 10⁵ ही लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं बट एग्जैक्ट नहीं है, वो एग्जैक्ट इतना है। ओके फिर तुम ये 5 को भी निकाल सकते हो, 2 को भी निकाल सकते हो, 3 को भी, 1 को भी निकाल सकते हो, जितना कम करना हो कम कर सकते हो। तुम 1 into 10⁵ भी बोल सकते हो क्योंकि 1 and 1.01 वेरी 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 लेस डिफरेंस बोल तो सकते ही। एग्जैक्ट अमाउंट में जाना हो तो जितना दूर जाना हो उतना, अदरवाइज 2 यूनिट्स तक भी ठीक है। 1.01 into 10⁵ ओके, और यू कैन गो डायरेक्टली 10⁵ क्योंकि 1 तो है ही आगे। ओके प्लस रो कितना हो गया, 1000 अभी बोला था। जी की वैल्यू ले ली सपोज 10 और एच कितना है, ले लिया अगेन 10, तो ये कितना हो जाएगा 1.01 into 10⁵ प्लस ये कितना हो गया 10⁵3 4 and 5, तो 10⁵5, तो 10⁵5 क्या हो गया, कॉमन, तो ये क्या हो गया 1.01 प्लस 1,
1 10⁵ तो निकल गया। सो ये कितना हो गया 2.01 इंटू 10⁵ और ये क्या आ गया यूनिट पास्कल। ओके सो पी प्रेशर उसके ऊपर कितना लगेगा 2.01 इंटू 10⁵ पास्कल। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना, एटमॉस्फेरिक यूनिट में कितना प्रेशर लगेगा ऐसा पूछा तो हमारे पास कितना है तुम्हारे पास है 2.01 इंटू 10⁵ पास्कल लग रहा है। लेकिन एटमॉस्फेरिक वैल्यू क्या है, एटमॉस्फेरिक वैल्यू हमारे देखो हमारा आंसर क्या आया 2.01 इंटू 10⁵ पास्कल। दिस इज अवर आंसर। अब हम बोले कि मुझे एटमॉस्फेरिक में वैल्यू चाहिए तो हमारा एटमॉस्फेयर का वैल्यू क्या है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल इज इक्वल्स टू व्हाट 1 एटमॉस्फेयर। देन तो दिस मच इज इक्वल्स टू 1 एटमॉस्फेयर। सो 2.01 इंटू 10⁵ पास्कल इज इक्वल्स टू हाउ मेनी एटमॉस्फेयर। तो क्या होगा 2.01 इंटू 1 ओके तो मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय क्या होगा 1.01 इंटू 10⁵। सो 10⁵ कैंसिल हो जाएगा और 1.01 2.01 ऑलमोस्ट 2 हो जाएगा और ये पास्कल का अब क्या हो जाएगा एटमॉस्फेयर क्योंकि हमने कन्वर्ट कर दिया ना। सो पी की वैल्यू आ गई क्या 2 एटमॉस्फेयर। सो एटमॉस्फेयर में अगर पूछे यूनिट तो 2 एटमॉस्फेयर, पास्कल में पूछे सो 2.01 इंटू 10⁵ पास्कल। बुक में किसमें गिवन है, दोनों में गिवन है देखो 2.01 इंटू 10⁵ पास्कल और से अप्रोक्सीमेटली 2। क्यों अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि ये जो हमने काट दिया 1.01 2 जा 2.01 वो थोड़ी होता है 1.01 इंटू 2 करेंगे तो 2.02 आएगा ओके बट हमने एग्जैक्टली 2 से ही काट दिया सो दैट्स व्हाई अप्रोक्सीमेटली 2 एटमॉस्फेयर ओके। दिस इज अ 100% इंक्रीज इन द प्रेशर फ्रॉम द सरफेस लेवल। तो ये तो 100% इंक्रीज है। क्यों 100% इंक्रीज है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है 1 एटमॉस्फेयर लिखा था ना हमने ये रहा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है 1 एटमॉस्फेयर और अभी तुम्हारा कितना हो गया 2 एटमॉस्फेयर मतलब डबल्ड। जब भी डबल्ड हो जाए मतलब उसको क्या बोलेंगे 100% इंक्रीज हो गया। जब भी डबल्ड हो जाए तो हम क्या बोलते हैं 100% इंक्रीज हो गया। तो 100% इंक्रीज हो गया है ये। एट अ डेप्थ ऑफ 1 किलोमीटर द इंक्रीज इन द प्रेशर इज 100 एटमॉस्फेयर। तो देखो हमने क्या किया अभी हम समझते हैं। हम कितनी हाइट पे गए थे, हम हाइट पे गए थे 10 मीटर की हाइट पे गए थे। 10 मीटर की हाइट पर प्रेशर कितना आया 2 एटमॉस्फेयर। सरफेस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है 1 एटमॉस्फेयर। डन। तो अगर हम 1000 मीटर पे चले जाए, अगर 10 मीटर पे गए तो प्रेशर कितना आया 2 एटमॉस्फेयर। तो अगर हम 1000 मीटर पे चले जाए मतलब यहाँ मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दे तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा। तो ये हम कितना पहुंच जाएंगे हम 200 एटमॉस्फेयर। समझ में आया कितना हो गया 200 एटमॉस्फेयर। सो क्या बोल रहे हैं कि दिस इज 100 एट अ डेप्थ ऑफ 1 किलोमीटर ओके। डेप्थ 1 किलोमीटर की डेप्थ पे अगर जाए तो ये देखो 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर ही हो गया कि तो 1 किलोमीटर की डेप्थ पे जाए द इंक्रीज इन द प्रेशर इज 100 एटमॉस्फेयर। मतलब कि कितना प्रेशर इंक्रीज हुआ है ऑलमोस्ट 100 एटमॉस्फेयर इंक्रीज हुआ है। कैसे 100 एटमॉस्फेयर इंक्रीज हुआ है कि जैसे कि फिर से बता रहा हूँ कि अगर हमारा सरफेस लेवल पे जो पीए होता है वो कितना है 1 एटमॉस्फेयर। अब तुम 10 मीटर डाउन गए कितना 10 मीटर तो H इज इक्वल्स टू 10 मीटर लिया तो तुम्हारा प्रेशर कितना आया 2 एटमॉस्फेयर। डन। प्रेशर कितना आया 2 एटमॉस्फेयर। तो अब हम अगेन इसको बढ़ा के सपोज 100 मीटर कर दिया तो 100 मीटर कर दिया तो वो कितना हो जाएगा सपोज 20 एटमॉस्फेयर। एक जीरो बढ़ाया ना ओके और H इज इक्वल्स टू और एक जीरो बढ़ा दे तो वो कितना हो जाएगा रफली 200 एटमॉस्फेयर। डन। सो कहने का मीनिंग क्या है कि एट अ डेप्थ ऑफ 1 किलोमीटर अगर तुम 1 किलोमीटर नीचे चले गए तो अभी हमने फाइंड किया ना ये हमने कितने 10 मीटर पे फाइंड किया तो हम वैसे ही 1000 मीटर पे फाइंड कर सकते हैं। 1000 मीटर मतलब क्या 1 किलोमीटर। तो हम बोल देंगे कि ये कितना था
ये हमारा है 1.01 इंटू 10⁵ ओके एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच, तो रो कितना था, रो हमारा 10⁵, जी कितना है 10 और एच हमने कितना लिया है 1000 मीटर। अभी 10 मीटर लिया था तो यहाँ 10 था, अभी 1000 लिया तो 1000, तो ये वैल्यू कितनी आई 1.01 इंटू 10⁵ प्लस ये कितने हो गए 10⁵, 4 एंड 7 हो गए। हाँ। लेकिन हमें 7 नहीं चाहिए, हमें तो 5 ही चाहिए, तो मैं ऐसे लिखूंगा 100 इंटू 10⁵, तो हो गए 7। हाँ अब वापस 10⁵ क्या हो जाएगा कॉमन, 10⁵ कॉमन हो गया तो ये कितना हो जाएगा 1.01 इंटू प्लस 100, तो ये कितना हो गया 101 पॉइंट 100 तो बाहर ले आया ना। 100 तो 101.01 ऐसा हो गया ना, हाँ ओके इंटू 10⁵ मतलब P कितना हो गया तुम्हारा 101 इंटू 10⁵। अब ये कितना है पास्कल, एटमॉस्फेयर में लिखे तो कितना हो जाएगा से 1.01, वो तो निकल गया, तो अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा 100 एटमॉस्फेयर। ओके तो ये कहना चाह रहा है, मैं तुम्हें यहाँ से ऐसे समझा रहा था, वहां से डायरेक्टली आंसर नहीं आएगा, दैट विल बी अगेन कम 200, बट जैसे हमने न्यूमेरिकल गिना वैसे ही अगर वैल्यू गिन ले तो 1000 मीटर के लिए कितना प्रेशर आया 100 एटमॉस्फेयर, 1000 मीटर मतलब कितना 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर डेप्थ पे चले जाओ तो वहां पर कितना प्रेशर लगेगा 100 एटमॉस्फेयर, मतलब अभी 1% है, 1 एटमॉस्फेयर है अभी, तो उसका 100 गुना, ओके 100 गुना लगेगा, मतलब के 100 टाइम्स, ओके 1 एटमॉस्फेयर अभी लग रहा है, वो 100 एटमॉस्फेयर लगे, तो हमारी जो सबमरीन ओशन के अंदर चलती है दे आर रनिंग एट 1 किलोमीटर डेप्थ, ओशन के सरफेस से 1 किलोमीटर नीचे चल रही है डेप्थ पर, तो सबमरीन शुड विथस्टैंड दिस मच प्रेशर 100 एटमॉस्फेयर प्रेशर। अगर बाय मिस्टेक कोई भी बंदा सबमरीन से बाहर चला गया एट दिस मच डेप्थ, तुरंत ही वो मर जाएगा, डेड हो जाएगा। प्रेशर लगेगा तो फट नहीं जाएगा। वही बोल रहा हूँ ना कि उसी वजह से मर जाएगा। क्यों? क्योंकि 100 एटमॉस्फेयर प्रेशर लग रहा है हमारे सर पर, ओके सो हमारे जितनी भी वेन्स है वो सारी की सारी वेन्स क्या हो जाएगी, फट जाएगी बाय मिस्टेक। अगर जैसा समझो कि सबमरीन ही फट गई, सबमरीन ही फट गई तो सारे लोग डायरेक्टली प्रेशर में आ गए तो डेड। ये केस हुआ था ना, नहीं पता नहीं कहाँ पे, अभी रिसेंटली में एक बार हुआ था सबमरीन में, अंदर कुछ चेक करने के लिए तो सबमरीन फट गई थी। आई डोंट नो बट मे बी, हाँ ओके सो दैट मच डेंजरस। जस्ट मैंने किया है स्कूबा डाइव 2 टाइम किया है, 10 स्कूबा डाइव में कितना जीता है पता है? हम स्कूबा डाइव में जाते हैं हम नियरली अबाउट से 30 फीट, 30, ये कितना है ये रूम 10 फीट, 30 फीट मतलब ऐसा समझो ये सीलिंग है वो पानी है, तो सीलिंग से लेकर के हम ग्राउंड लेवल तक जाते हैं, इतना उतने में तो कान में से पानी खून निकलने लगता है, पानी बोल रहा हूँ, हाँ कान में से और नोज में से अगर बहुत ज्यादा सेंसिटिव है तो ब्लड आने लगता है। इतनी हाइट के लिए, कितनी हाइट 30 फीट मतलब अप्रोक्सीमेटली कितना हम ले सकते हैं कि 10 मीटर अप्रोक्सीमेटली। 10 मीटर में तो ऐसा होने लगता है, हाँ तो सोचो ये तो 1000 मीटर है, क्या हालत हो जाएगी। ओके 10 मीटर में ही अगर ब्लड निकल रहा है 1000 में तो गए, ऑब्वियस ऐसे ही चले गए, कुछ करने की भी जरूरत नहीं, तुरंत ऑन द स्पॉट और एट अ टाइम डेथ हो जाएगी जैसे ही प्रेशर है। ओके सो इट इज लाइक दैट, तो यही लिखा है सबमरीन्स आर डिजाइन्ड टू विथस्टैंड सच इनॉर्मस प्रेशर। तो सबमरीन इतना ज्यादा प्रेशर विथस्टैंड कर सके वैसे डिजाइन किया जाता है। सोचो तो दैट डिजाइनिंग इज सो मच क्रूशियल। ओके जस्ट इमेजिन यू आर डिजाइनिंग अ सबमरीन, सो कितना डिटेल्ड एनालिसिस, कितना डिटेल्ड वर्क चाहिए। ओके क्योंकि हम हमारी लाइफ तो डाल ही रहे हैं अंदर कितने सारे लोगों की, जैसे समझो कि तुम प्लेन डिजाइन कर रहे हो,
ओके, यू आर एन एरोनॉटिकल इंजीनियर और तुम डिजाइन कर रहे हो प्लेन, तो सोचो कि तुम प्लेन डिजाइन कर रहे हो, मतलब वो प्लेन उड़ने वाला है कितने लोगों को ले करके, ओके, वहां पे कितना एयर प्रेशर लगेगा, कितना फ्रिक्शन लगेगा, हर बार पुल पुश कितना लगेगा, सब कुछ, ओके, तो सोचो कितनी क्रूशियल हो जाएगी वो एक्टिविटी। दैट इज द ब्यूटी ऑफ ऑल्सो इंजीनियरिंग, ओके, कि इतना क्रिटिकल होने के बावजूद भी हम करते हैं, ओके, अंडरस्टूड। तो आज इतना रखते हैं, फर्दर कल देखेंगे।